सो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रैशनल इरेशनल नंबर। ठीक है। अगर ये चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं कि कभी भी तुम्हें नंबर सिस्टम में कोई भी इशू नहीं होगा, जो कि टेंथ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी अब तुम एक बात बताओ, तुम मैथ्स पढ़ने वाले हो और मैथ्स में अगर तुम नंबर ही नहीं जान रहे हो क्या है, तो किस बात की मैथ्स पढ़ रहे हो। तुम्हें ये मतलब आइडिया नहीं लगता इस बारे में यार ना, कि जो है मुझे इसका यूज क्या क्या नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं चलता। लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होता कहीं कहीं ना, और वहां पे कुछ चीजें फंस जाती हैं, जैसे रूट आ जाता है, डेसिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे आप थोड़ा थोड़ा लैग करते हैं। ठीक, और वो दिक्कत देता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं इस चैप्टर के थ्रू तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर है? चल, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जो किसी नंबर को रेशनल नंबर बनाती हैं। ठीक है, और क्या कंडीशंस होती हैं जो किसी को इर्रेशनल बनाती हैं। तो पहला टॉपिक हमारा बेसिक होगा, पहले हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे कि दो नंबर दे देगा रेशनल। ठीक है, दो नंबर दे देगा रेशनल और पूछेगा इसके अंदर तीन रेशनल नंबर बताओ, इसके बीच में पांच रेशनल नंबर बताओ। ऐसे वाले क्वेश्चंस जनरली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है प्रूव वाले क्वेश्चंस। क्या होने वाले हैं? प्रूव है। रूट टू इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट 10 इज इरेशनल, रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, क्यूब रूट थ्री इज इरेशनल। इसमें कम से कम मैं बता रहा हूं गारंटी से 5-6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ रटके जाते हैं एक रूट टू वाला। ठीक है, फिर एग्जाम में आ जाता है क्यूब रूट आ जाता है, और वहीं पे हालत खराब हो जाती है। तो वो हम आज बहुत अच्छे से देखेंगे और सारे टाइप्स देखेंगे। 3-4 टाइप्स हैं, सारे के सबके क्वेश्चंस मैंने शीट में डाल के रखे हैं। मस्त पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर प्रूव वाला नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तीसरा फिर लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, कुछ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं बेटा ना, जो देखने में लगते हैं इरेशनल है, और जो मैं कंडीशंस पढ़ाऊंगा वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ब्रेक डाउन करने के लिए कि वो रेशनल है इरेशनल नहीं है, तो हमारा सेकंड अप्रोच होती है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम जानेंगे, बहुत इजी सा टॉपिक है। ठीक है, एमसीक्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर क्वेश्चन की बात करो तो मैं पक्का है पेपर में 3 से 4 मार्क्स का ये हमारा प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता है, और कम से कम 1 मार्क्स का मान के चलो, 2 मार्क्स का कंपलसरी में ये आ जाता है। ठीक है, अगर मतलब किस्मत रही, या ये आएगा या ये आएगा। अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो गारंटी है 2 न्यूमेरिकल तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे जो इरेशनल इरेशनल और डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह पे बेस्ड होंगे। ठीक है, नहीं तो इस सब में से कहीं से भी आएंगे। नहीं तो गारंटी है, ये वाला तो गारंटी है, ये 90% चांसेस हैं, या 95% मान लो कि ये आएगा ही आएगा। 5% चांस है कहीं इधर उधर आए, और ये आएगा तो इसके साथ एक एमसीक्यू भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है। ठीक है, बहुत आराम से आप 5 अपना नंबर फिक्स कर सकते हो इस चैप्टर के साथ। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते क्या है। चलो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। चलो मुझे बताना कि 0.5 ये रेशनल है इरेशनल है क्या है। अगर इसका आंसर तुरंत नहीं दे पाए हो तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारा थोड़ा सा वीक है। चलो उसको क्लियर करते हैं। अब बेटा 0.5 जो है ना, ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। कैसे? मैं 0.5 को क्या लिख सकता हूं? 5/10। क्या लिख सकता हूं? 5/10। अगर इसको कट कर दिया तो 1/2। क्या लिख दिया? 1/2। अब ये नंबर रेशनल है कैसे? इसके लिए हमें 3 कंडीशंस पढ़नी होती हैं। क्या कंडीशन पढ़नी होती है? 3 कंडीशन। पहली जो कंडीशन होती है, बोलता है कि कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। किसमें लिख रहे हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में। और कंडीशन क्या है? पी एंड क्यू मस्ट बी इंटीजर। वो क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यू कभी भी 0 के, यानी जो डिनोमिनेटर होता है किसी भी नंबर का, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं मैथ में ना, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, P and Q have no common factor। क्लियर है? P and Q have no common factor कहने का मतलब है बेटा, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, 1/2 और 5/10 दोनों ही सेम क्वांटिटी है, लेकिन 5 और 10 में क्या है ना, 5 और 10, इसको मैं P मान लूं, इसको मैं Q मान लूं, तो 5 P और Q यानी 5 और 10 का एक कॉमन फैक्टर है 5, यानी P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी 5 और 10 भी हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा अभी रेशनल नहीं है। जब मैंने इसको कट कर दिया 1/2 आया, अब ये हमारा रेशनल है। और ध्यान से देखो, मैं 1/2 की ही बात कर रहा था, ये जो कि 0.5 है। ठीक है, ये देखो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, ये P हो गया हमारा, और ये
क्यू हो गया। पी और क्यू यानी 1 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, क्यू हमारा 0 नहीं है, क्यू की वैल्यू 2 है, और पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। वैसे लिखने की नीड नहीं थी क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट 1, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नहीं हो। अगर ये 3 कंडीशन कोई नंबर फॉलो कर रहे हैं, सो दीज नंबर्स आर इर्रेशनल्स। क्या होते हैं? रैशनल्स होते हैं। अब पूछोगे सर इर्रेशनल्स क्या होता है, ठीक है, चलो उससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं। मैं कह रहा हूं ये √2 है, √2/3 है, मैंने ये ले लिया। अब तुम बताओ कि या ये रेशनल है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं। पहली कंडीशन है बेटा, इसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में। यस, पहली कंडीशन होगी, लेकिन उसके बाद क्या दी हुई है भैया? pq मस्ट बी अ इंटीजर एंड √2 इज नॉट ए इंटीजर। √2 जो है वो इंटीजर नहीं होता है। क्लियर है? तो पहली ही कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई है, बाकी सेकंड और थर्ड फॉलो हो डजेंट मैटर है, एक भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब रूट जो है यानी √2, इसको भी हम 1 √2/1 लिख सकते हैं, यानी रूट के अंदर कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं। फिलहाल इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल्स। कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल कराएंगे। अगर तीनों फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? अगर वो तीनों फॉलो नहीं करते हैं तो वो इर्रेशनल्स कहलाएंगे। अगर वो तीनों फॉलो करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? रैशनल्स कहलाएंगे। जैसे ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये फॉलो कर रहा है तो ये एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? चलो, अब मैंने एक बात बोली थी अभी कि भैया एक बात बताओ, 2 और √2, ठीक है, दोनों क्या है? तो 2 बेटा हमारा एक रेशनल नंबर है। क्या है रेशनल नंबर? तुम कहोगे सर पहली कंडीशन ही फॉलो हो रही, p/q के फॉर्म में लिखा ही नहीं है। बेटा अगर नहीं लिखा है तो वहां पे कौन छुपा होता है? 1। और 2/1 में देखो p/q के फॉर्म में है, इसमें q 0 नहीं है और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। इसका मतलब ये रैशनल है। क्या है? रैशनल है। और यहाँ पे बात आई √2 की, तो बेटा कभी भी रूट के अंदर, ठीक है, 2 हो, 3 हो, ठीक है, और 5 हो, 7 हो, 11 हो, 9 हो, 10 हो, नहीं 9 नहीं, 9 मैंने गलत बोल दिया। 9 क्यों नहीं हो? 4 क्यों नहीं हो? ठीक है, 16 क्यों नहीं हो? 25 क्यों नहीं हो? ये सारे हमारे नंबर छोड़ के या आगे चलते जाएंगे, √36, √49, ये सब छोड़ के जितने भी नंबर्स रूट के अंदर आ जाएंगे बेटा वो सारे क्या हैं? इर्रेशनल है। ये क्यों नहीं है बेटा? ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी रेशनल, √9 की वैल्यू 3 आ जाएगी, √16 की 4 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 7 आ जाएगी। ऐसे करते करते अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो इर्रेशनल कहलाएगा। बात समझ में आया? क्या कहलाएगा? इर्रेशनल। और रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैशनल। इतनी सी बात अगर समझ में तुम्हें आ गई है तो तुम ये समझ चुके हो कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक केस आता है, एक केस आता है, मैं इसको थोड़ा इरेज करके बता देता हूं। एक केस आता है बेटा 22/7, ठीक है, फिर यहां से बात फंस जाती है। क्यों? अब देखो ये p/q के फॉर्म में है। यस, पहली कंडीशन फुलफिल, q हमारा 0 के इक्वल नहीं है, सेकंड कंडीशन फुलफिल, और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई एक नंबर इसको दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। थर्ड कंडीशन फुलफिल, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल। इसका मतलब क्या है? ये रैशनल। और जैसा मैंने बताया अभी है, ठीक है, गलत, ये रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? अब समझो। अब यहां पे ये 3 कंडीशन के अलावा 2 कंडीशंस और आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? 2 कंडीशन और, ठीक है। एक होता है कि डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पे कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है? डेसिमल एक्सपेंशन का। किसका आ जाता है? एक्सपेंशन का। अब डेसिमल एक्सपेंशन में क्या सीन होता है बेटा ना, कि हम कोई नंबर होता है जैसे 22/7 है, इसको मैं एक बार डिवाइड कर देता हूं। ये अभी आगे भी कॉन्सेप्ट है, मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूं कि आप पूरा अच्छे से समझ जाए। देखो 7 को मैं डिवाइड करूंगा, 7 3 जा 21, 1 कैरी पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7 डेसिमल 3 पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया लगाया 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ठीक है, तो यहाँ पे 14 ले आया, बचा 6, 1 0 लगाया, 7 8 जा 56, यहाँ 4 आ गया, डॉट किया 40, 7 5 जा
35। बेटा ये वैसे बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 22/7 किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है, और पाई की वैल्यू 3.14 जनरल लेते हैं, लेकिन इसके आगे बढ़ती चली जाती है, जस्ट लाइक दिस। इसका मतलब यहां से देखो, एक तो पहली बात तो ये कभी भी एंड नहीं होगा, ये जो ट्रेल बनती जा रही है नंबर्स की, ये कभी भी एंड नहीं होगी। दूसरी चीज, नंबर्स यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, और नंबर्स भी बदलते जा रहे हैं, यानी इसकी वैल्यू हर एक डेसिमल पे क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यही एक चीज क्या कर देती है इसको, दिखने में तो ये 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग रैशनल होता है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है? कैंसिल आउट होकर इसको इर्रेशनल बना देती है। क्या बना देती है? इर्रेशनल। 22/7 हमारा रैशनल ना होके क्या होता है? इर्रेशनल होता है। ठीक है, क्योंकि जो जिस भी नंबर को डिवाइड करने के बाद, पहली बात तो ये क्या हो? डेसिमल एंड ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं कि टर्मिनेट ना हो, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एज वेल एज क्या कर रहा है? इसके नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी एक नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा, हर बार नंबर्स क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नॉन, ठीक है, टर्मिनेटिंग। पहली बात तो ये, इसका कभी भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। दूसरा चीज, और नॉन रिपीटिंग है, यानी कोई एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 73/8। ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 8 9 72, क्लियर है? 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 8 2 16, कितना आ गया? 4, पॉइंट लगाया 0, 8 5 40, और देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये टर्मिनेट कर गया। क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया। इसका मतलब ये क्या है? अब रैशनल है। एक एग्जांपल लेता हूं, 20/3, इसको डिवाइड करता जाऊंगा तो बेटा ये 6.6666 डॉट 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 चलता जाएगा। यहाँ पे क्या, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर है? लेकिन बेटा ये रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग। एक नंबर बार बार रिपीट करता जा रहा है डेसिमल के बाद, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, तब भी ये क्या है? रैशनल है। लेकिन अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, क्लियर है? तो ये सारी कंडीशंस होती हैं रेशनल नंबर्स की, इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक, चलो अब हम लोग आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, वो सारे प्योरली रेशनल नंबर बेस्ड होंगे। ये मैंने तुम्हें रेशनल में सिर्फ डिफरेंस बताया। ये जो कॉन्सेप्ट अभी अपने पढ़ा है ना, अभी हम आगे जाएंगे, जब हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा तो वहां हम और अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे बेस पे क्वेश्चंस आते हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक, चलो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम्स में जो इस टाइप का होता है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 4/9। ठीक है, ठीक, चल इसको कराने से पहले एक काम करता हूं ना, ये वाला करा देता हूं। देखो, अब देखो, एक नंबर है हमारा 3, दूसरा नंबर है 3.5, बोल रहा है इसके अंदर 3 रेशनल नंबर डालो। क्या डालो? 3 रेशनल नंबर्स डालो। बहुत आसान है बेटा, 3 और, अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स होंगे बताओ? कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा इनफाइनाइट। तो जो इनफाइनाइट बोलेगा वही सही है बेटा। 2 और 3 के बीच में तुम्हें लग रहा होगा 2 3 के बाद 4 आ जाता है। अब 2 और 4 के बीच में पूछो तो तुम कहते एक नंबर आ जाता है 3, तो गलत बात है बेटा, ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स की बात करता 2 और 4 में, तो एक इंटीजर आ जाता हमारा, लेकिन बात कर रहा हूं कितने नंबर्स आते हैं अगर, ठीक है, किसी 2 नंबर के बीच में, तो वो होते हैं बेटा इनफाइनाइट। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। क्यों? मैं बोल रहा हूं कि 2.01 क्या ये नंबर नहीं है? 2.001 क्या ये नंबर नहीं है? 2.1 क्या ये नंबर नहीं है? बेटा ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, कितने तक? 2.999999 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। कोई नंबर इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता कि कितने नंबर्स आते हैं, क्लियर है? लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? हमसे बोलता है ना कि भैया इसमें हमें 3 बताओ। हमें कितने बताओ? 3 बताओ। कोई बात नहीं, हम बता देंगे। पहला नंबर 2 और 3 के बीच में, तो भैया लो 2.1, 2.2, 2.3, ये 3 नंबर्स आ गए जो 2 और 3 के बीच में भी है, और क्या है? रैशनल भी है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा तो 21/10 एकदम सही है बेटा, p/q के फॉर्म में। क्यू हमारा 0 भी नहीं, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 22/10 ये कट जाएगा, ये 11.5 आ जाएगा, 11.5, और 11.5 आ जाएगा तो देख लो p/q के फॉर्म में q 0 भी नहीं है, और क्या है? q 0 भी नहीं, और pq का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और 23/10 सेम यहाँ पे भी कंडीशन हो रही है। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये 3 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? एक 21/10 हो जाएगा, एक नंबर तुम्हारा 11/5 हो जाएगा, एक नंबर हमारा 23/10 हो जाएगा। तो ये तीनों नंबर क्या है बेटा? ये तीनों नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है, और 3 और 3.5 के बीच में, क्लियर? अरे यार 2 और 3 के बीच में बता दिया मैंने, 3 3.5 के बीच में देख लेते हैं। चलो 3 3.5 के बीच में कौन कौन से नंबर पड़ते हैं बेटा? 3.1, 3.2, 3.3। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला नंबर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16/5 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ 16/5 रख देना, बाकी दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, नहीं तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 रेशनल नंबर्स बहुत आसानी से हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड द फर्स्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब देखो यहाँ मामला आ गया 2 और 3 के बीच में, हमें अब यहाँ 2.1, 2.2, 2.3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये सारे हमारे क्या है बेटा, रैशनल नंबर्स हैं, और ये 2 और 3 के बीच में, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे ऐसे ही लिख देना है। क्लियर है, ये कभी भी नंबर्स में नहीं आएंगे, एमसीक्यू में ही आएंगे। तो यहाँ में, और ये आते भी नहीं है, आते हैं ये वाले। ठीक है, ये वाले, और जो फर्स्ट वाला भी मैं बताता हूं। देखो ऐसे नंबर्स के बीच में अगर 6 रैशनल नंबर्स डालना है, किसमें, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए, तुम देखो क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। यहां सेम है, अभी नहीं होंगे तो मैं एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सारे स्टेप सेम है। सबसे पहले देखना डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तुमसे 6 नंबर पूछा है, तुमसे क्या पूछा है, 6, तो मैं एक ट्रिक बताता हूं। अगर तुमसे 6 पूछा है ना, तो इसको 6 से 1 ज्यादा 7 से दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, उसके बाद कर लो सॉल्व। तो ये 21/35 आ गया, और ये 28/35 आ गया। ठीक है, अब इसके बीच में हम 6 नंबर पुट करेंगे, देखो कैसे, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35 एंड 26/35, और एक नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 27/35। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हमारे क्या आ गए बेटा, इंसर्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कट हो रहा है ना, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रेशनल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जैसे अब ये कट कर दो तो बेटा वही नंबर आ जाएगा 7 से 3/5। ये कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज लिख दो। ठीक, 23/35, 23 तो प्राइम नंबर है, कट होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 24/35 किसी से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 7 और 5 होता है, इसमें 8 और 3 होता है। 25/35, यस कट हो रहा है, ये 5 टाइम से ये और 7 टाइम से ये। 26/35 नहीं कट होगा, 27/35 नहीं कट होगा। क्लियर है, तो ये 5 नंबर हो गए, और यहाँ पे भी 7 से कट कर दोगे तो ये 4/5 आ जाएगा। तो देखो ये 3/5, 4/5 के बीच में 6 नंबर को हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। अब इसमें एक छोटा सा चेंज लेके आता है, क्या करता है, छोटा सा चेंज। जैसे यहाँ पे देखो मुझे डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ था, क्या दिया था, डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट कर दे, क्या कर दे, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट कर दे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो हम ये भी करके देख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 7 और 9 का एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा, 1 9 3 3 3। डायरेक्ट अगर दो नंबर्स आपस में एक कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या आता है, एलसीएम आता है। तो यहाँ पे एलसीएम जो हमारा है 3 3 9, 9 7 63 आया। अब हम देखेंगे 7 के टेबल में 63 कितनी बार आता है, 9 टाइम्स आता है, तो हम 9 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीके से हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, जैसे एडिशन में करते थे। 9 से 7 टाइम्स आ रहा है तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा हमारा 45/63, और यहाँ क्या नंबर आ जाएगा, 47/63। अब देखो यहाँ तो हमसे एक रेशनल नंबर पूछा है, कितना पूछा है, एक, तो एक तो हम इसको 44/63 भी लिख सकते हैं, या 44 नहीं तो छोटा हो जाएगा, 46/63 लिख सकते हैं। दो नंबर अगर पूछता तो दो ही नंबर का एक ही नंबर आ रहा, 46/63। एक तरीका ये होता है, लेकिन बेटा ये तरीका एक नंबर निकालने के लिए नहीं होता। ठीक है, एक नंबर नहीं, वहां 6 नंबर 7 नंबर जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं वही निकालने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब सपोज दैट हमसे 4 पूछा होता, 4 नंबर बताओ, यहाँ पे क्या पूछ लेता, 4, तो हम मैंने बताया था ना, एक ज्यादा नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 4 पूछा तो 5 से कर दो। अब ये हो जाएगा बेटा हमारा 225। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 315, कितना हो जाएगा, 315। ये हो जाएगा हमारा 200 + 35 235, और ये हो जाएगा हमारा 315। अब बेटा इसके बीच में देखो 226/315, 227/315, 228/315, तो जितने नंबर्स भी चाहो 34 तक, 234/35 तक जितने नंबर चाहो तुम इस तरीके से इंसर्ट
कर सकते हो। क्लियर है? तो ये एक जनरल मेथड होता है बेटा, हमसे कभी भी एक पूछता नहीं, अगर एक पूछता है तो एमसीक्यू में पूछता है। ठीक है? वैसे अगर ये क्वेश्चन आता है जनरली 2-3 मार्क्स का आता है तो हमसे 4-5 ही इंसर्ट कराने के लिए पूछता है। क्लियर है? लेकिन इन केस अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये मेथड समझ चुके हो ना, मैं एक और मेथड बता देता हूँ। अगर ए कोई रेशनल नंबर है और बी कोई रेशनल नंबर है तो इनके बीच का जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, a+1/2। अगर ये ट्रिक समझ गए हो तो बेटा 2 मार्क्स तुम्हारे पक्के हैं। ठीक है? अगर सिंगल में पूछ लेता है तो जैसे देखो ये 5/7 आ गया, ये 4/9 आ गया, तो a+b/2 इसके बीच में क्या आएगा बेटा, 5/7 + 4/9 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, 63 आएगा। अब 9 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 और 7 9 से 63 होता है, तो 7 9 से 63, तो ये 9 4 जा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ऐड करना तो सबको आता ही होगा तो मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 81/63 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, इसको 2/1 लिख लें। जब फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर वाले को हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आंसर आएगा हमारा 81/126 आएगा। कितना आएगा? 81/126। क्लियर है? मन करे तो इसको कट कर दो, जैसे 3 से कट हो रहा है, ये नहीं 9 से भी कट हो रहा है। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, तो ये कितना आ गया बेटा, 9/14। कितना आ गया? 9/14। यानी इनके अगर मैं आंसर पूछूं इनके बीच में तो बेटा 5/7 और 4/9 के बीच में एक नंबर होता है हमारा 9/14, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 5 निकालना होगा तो बेटा इसमें भी निकाल सकते हो, इन दोनों में a+b/2 लगा दो, इन दोनों को a+b/ मान के 2 लगा दो तो 3 नंबर मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो 3 4 5 पूछे तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, जो इससे पहले वाला किया था, डिनोमिनेटर को सेव करना, फिर जितना पूछा है उससे एक ज्यादा दोनों साइड मल्टीप्लाई करना और बीच में न्यूमरेटर को बढ़ा के नीचे डिनोमिनेटर सेम लिख देना। क्लियर है? तो ये था तुम्हारे रेशनल नंबर में, ठीक है, 2-3 नंबर को इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन। ठीक, पहला पार्ट हमारा क्लियर हुआ जो एग्जाम में आता है। चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए जो सबसे ज्यादा आता है। मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है, 90%, ठीक है, 90% से 95 बोल दे रहा हूं, 95% चांसेस है ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने वाला है। ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, इस मतलब जो मैं फॉर्मेट बताने वाला हूं तुमको ना, उसी फॉर्मेट पे इसके जैसे 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, तो इसको सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये मतलब +3 फिक्स मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है? चलो तो देखते हैं, तो चलो देखते हैं, रूट p इज इरेशनल नंबर, ये हम क्वेश्चन किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, p इज अ प्राइम नंबर। क्या दिया हुआ है? p इज अ प्राइम नंबर, यानी रूट के अंदर जो टर्म है वो प्राइम ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल √3 पूछ ले, √5 पूछ ले, √7 पूछ ले, √11 पूछ ले, तब क्या होगा, तब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सॉल्व होगा। अगर √10 पूछ लेता है, ठीक है, √10 पूछ लेगा या 1/√3 पूछ लेगा, तब थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है? थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर √p यानी p के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है, ये सब बहुत रेयर केस में आते हैं। ठीक है? लेकिन ये वाले तो मतलब आते ही आते हैं। हो सकता है वो जो 5% है ना, 5% नहीं होगा तो ये आएंगे, और दोनों को ही सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सो √p इज अ इरेशनल नंबर। ये सब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड का यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है? होता क्या है ये, अब देखो मैंने बताया था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होते हैं, ठीक है, जो 3 कंडीशंस को फॉलो करते थे। क्या करते थे? 3 कंडीशंस जो मैंने बताई हुई थी कि p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p एंड q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इर्रेशनल क्या होते थे? इर्रेशनल क्या होते थे? जो इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करते थे। वो 2 करें लेकिन एक ना करें तो वो इर्रेशनल कहलाएंगे। तो ये इर्रेशनल मतलब वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड करता क्या है कि सबसे पहले क्या करो, जो भी तुम्हें प्रूफ करना है ना उसको रेशनल मान लो। क्या मान लो? रेशनल मान लो। तो स्टेप 1 जो तुम्हारा होने वाला है वो क्या है कि हमें क्या मानना है? स्टेप 1 उसको रेशनल मानना है। क्या करना है? लेट द नंबर बी रेशनल। सेकेंड स्टेप 2 में हमें क्या करना है? स्टेप 2 में हमें क्या करना है? कॉन्ट्रडिक्शन शो करना है, यानी हम उसको दिखाएंगे कि यार ये तो रेशनल नहीं है। और स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारा? स्टेप 3 हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। फिर हम कंक्लूजन बोलेंगे अरे यार हमने रेशनल मांगा था लेकिन ये तो रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल है। तो ये 3 स्टेप को हम स्टेप वाइज में क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। ठीक है? चलो
सो पी इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इन विच पी इज प्राइम, ठीक है। लेट्स, तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट रूट पी इज रेशनल, क्या करेंगे, रेशनल। हम क्या मान लेंगे, रूट पी हमारा रेशनल है, तो अगर कोई भी है तो इसको हम एम अपॉन एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं पी बाई क्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे पी पहले, अगर कोई और नंबर होगा तो हम पी बाई क्यू मान लेंगे, तो हम उसको एम अपॉन एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, हम उसको एम अपॉन एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको लीनियर कर लेंगे। ये अभी फ्रैक्शन में है ना, तो मैं एन इधर ले आऊंगा, तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी लीनियर बन जाएगी। अब ये स्टेप ध्यान रखना है, इतना करने के बाद आपको करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा एम स्क्वायर इज इक्वल टू रूट पी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट पी ही हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर। इसको मान लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे उसको, अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम देखनी है। क्या देखनी है, छोटी सी थ्योरम। बोलता है बेटा कि जैसे एक चीज बताओ पहले, 6 अगर 2 इंटू 3 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 भी 6 को डिवाइड करेगा और 3 भी 6 को डिवाइड करेगा। कोई नंबर को अगर उसके मल्टीपल्स में लिख रहे हैं या फैक्टर्स में लिख रहे हैं तो वो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है, तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि p जो है वो एम स्क्वायर जो है p इंटू एन फॉर्म में लिखे हैं, तो p हमारा एम स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, और दूसरी थ्योरम क्या कहती है हमारी, ध्यान से सुनना, कि अगर p कोई क्या है, प्राइम नंबर है, और m कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर p जो है एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p अगर एम स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है p जो है वो m को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको दूसरे भाषा में समझेगा, थ्योरम के भाषा में, तो p इज द फैक्टर ऑफ एम स्क्वायर, देन p इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ m। क्लियर है, यही थ्योरम है और ये बुक में भी दी हुई है। यही चीज हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। अब यहां मुझे दिख रहा है कि p इज द फैक्टर ऑफ एम स्क्वायर, मुझे लिखना है p इज फैक्टर ऑफ एम स्क्वायर, देयरफॉर p इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ m। तो ये चीज जो है बेटा, ये हमें पहला पार्ट मिल गया जो हमें प्रूफ करना था। हमने शो किया है कि p का एक फैक्टर है, m का एक फैक्टर है p। ठीक है, जो पहला पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब ये स्टेप आपको एकदम ध्यान से रखना है क्योंकि यहीं पे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। हमें क्या करना है, देखो हमें लेट करना है, जो फैक्टर निकाल लिया है p, उसको जो रूट के अंदर नंबर है हमें लेट करना है, जिसका हमने फैक्टर निकाल लिया है। ध्यान से देखना, यहां जैसे m का मैंने दिखाया कि p इज द फैक्टर ऑफ m, तो इसी m को या फिर ऐसे याद रख सको कि जो राइट हैंड साइड में हमारा अकेला है उसको लेट करना है। ठीक है, जो फैक्टर निकाला हमने वो, और उसके साथ कोई एक और वेरिएबल हम k मान लेंगे। क्या मान लेंगे, k। तो m की वैल्यू क्या है, pk, ये हमें खुद लेट करना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट दिस m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहां थी ना, तो m की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बेटा, p के पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां p है और यहां पे n स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये p स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू p n स्क्वायर हो जाएगा। p से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, कि p k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहां से देखो n को दो मल्टीपल में लिखा गया है, p और k स्क्वायर, यानी p हमारा n स्क्वायर का क्या होगा, फैक्टर होगा। p क्या होगा हमारा, एन स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो हम यहां लिखेंगे p इज फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, फिर वही थ्योरम, p एक प्राइम नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, तो p अगर एन स्क्वायर का फैक्टर है तो p इज फैक्टर ऑफ n, और ये हमारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, हो गया। अब हमने यहां पे क्या कर दिया ना, हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमने लेट किया स्टेप 1, इसको पूरा सॉल्व किया, फिर यहां पे अब हम कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू से ही लिखता हूं। ठीक है, p इज द फैक्टर ऑफ n, तो हम यहां क्या करेंगे, अब एक चीज देखो, p m का भी फैक्टर है, p n का भी फैक्टर है, तो सेकंड थ्योरम हमारी क्या कह रही थी, थर्ड थ्योरम कह रही थी हमारी कि p बाई q में क्या होना चाहिए, हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या होता है, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। अगर ये कोई कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, और यही कंडीशन जो हमारी हो रही है यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि p m का भी फैक्टर है और p n का भी फैक्टर। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर p इज कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, देयरफॉर p बाई q, सॉरी मैं बार बार p बाई q लिख रहा हूं, उसका रीजन अभी मैं बताता हूं आगे। m अपॉन n इज नॉट ए
रैशनल नंबर, क्योंकि हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इसका मतलब m अपॉन n इज इर्रेशनल, देयरफॉर, ठीक है, रूट p इज इर्रेशनल। ये मैंने बहुत प्यार से समझाया है, ठीक है, हर एक चीज, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने 6 मिनट का समय लिया, क्योंकि यही आपको बार बार रिपीट करना है। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर है। देखो, सबसे पहले अगर हमें रूट पी इज इरेशनल बोले और पी जो हो वो प्राइम नंबर हो, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 6, सबसे पहला काम क्या है कि हम क्या करेंगे, उसको रेशनल मान लेंगे। रूट पी को क्या मान लेंगे, रेशनल। अगर रेशनल है तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसको m अपॉन n के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर n को उधर बेच के इसको लीनियर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो m का स्क्वायर m स्क्वायर, रूट p का स्क्वायर p और n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम यहाँ थ्योरम अप्लाई करेंगे, अगर p m स्क्वायर का फैक्टर है तो p m का भी फैक्टर होगा, और पहला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अकेला है या फिर हमने जिसका फैक्टर निकाला है, p को जिसका फैक्टर निकाला है, उसको हम जो रूट के अंदर है p और उसके साथ कोई एक वेरिएबल ले लेंगे जो p m n के अलावा, जो इसमें नहीं है कहीं, तो मैंने k मान लिया, और फिर इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये pk का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। p से ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि p नीचे जाएगा तो डिवाइड करने पे p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे p के स्क्वायर और यहाँ क्या बचा n स्क्वायर। क्लियर है। फिर यहाँ से हम थ्योरम अपनाएंगे कि p जो है अगर n स्क्वायर का फैक्टर है, p अगर n स्क्वायर का फैक्टर है तो p n का भी फैक्टर होगा। तो यहां से हमें मिला क्या, p इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ m एंड p इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ n, यानी p जो है m और n का दोनों फैक्टर, यही हम यहाँ पे लिखेंगे, p इज कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, देयरफॉर p अपॉन n इज नॉट अ रेशनल नंबर। यहां पे अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन शो किया, और लास्ट में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, देयरफॉर m रूट p इज इर्रेशनल। क्लियर है। यहां पे हमने लेट किया, इतने में हमने कॉन्ट्राडिक्शन शो किया, और लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया कि भैया m अपॉन n इज इर्रेशनल, देयरफॉर रूट p इज इर्रेशनल। चलो देखते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। ठीक है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रूट 2 इज रैशनल। उसके बाद क्या करेंगे, इसको m अपॉन n इज इक्वल टू रूट 2 के फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन ऑफ रैशनल। उसके बाद m इज इक्वल टू रूट 2 इंटू n हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां से हमें मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 n स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर 2 जो है 2 इज फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ m, और यहां पे हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेट m इज इक्वल टू, ये जो 2 फैक्टर आया 2 और उसके साथ कोई भी एक वेरिएबल k, एंड पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी होने वाली है, ये वाली। ठीक है, जब मैं यहां पुट करूंगा तो 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल आउट होकर 2 आ जाएगा, यहां बचेगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतना चीज अगर हमारा आ गई तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब 2 इज अ फैक्टर ऑफ n, हम क्या करेंगे, 2 इज फैक्टर ऑफ n स्क्वायर, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ n, और यहां से हमें मिला क्या कि 2 इज फैक्टर ऑफ m, जो मैंने पहले प्रूफ किया था, और 2 इज फैक्टर ऑफ n, देयरफॉर, ठीक है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, देयरफॉर m अपॉन n इज नॉट रैशनल, देयरफॉर m अपॉन n किसके इक्वल है, रूट 2 इज नॉट रैशनल, देयरफॉर रूट 2 इज इररेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आपको गारंटी है +3 to 4 मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा, और ये इसके चांसेस पेपर में आने के 95% है। ओके, चल अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रूव रूट 3 इज इरेशनल नंबर। बेटा एकदम सेम है, मैंने बताया था रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, एग्जांपल रूट 2, जैसा अभी पिछला किया, रूट 3, रूट 5, रूट 7, एकदम सेम है। क्या है? एकदम सेम है। बस यहाँ पे मैंने क्या माना था, रूट एम माना था, आपको रूट 3 मान लेना। यहाँ पे एम रूट 3 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर 3 एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 इज अ फैक्टर ऑफ एम स्क्वायर, 3 इज अ फैक्टर ऑफ एम हो जाएगा। फिर हम यहाँ लेट करेंगे एम, जो यहाँ पे हमारे साइड था, जो नंबर हमने फैक्टर निकाला 3 और उसके साथ एक के, और इसको उठा के पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो यहाँ 3 के स्क्वायर हो जाएगा और 3 एन स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर निकालेंगे तो 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एन स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 9 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 3 के स्क्वायर इज इक्वल टू एन हो जाएगा, यानी 3 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ से आ जाएगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, देयरफॉर 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ एन। तो यहाँ पे हमारा 3 इज अ फैक्टर ऑफ एम एंड 3 इज फैक्टर ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एम एन एन, तो यानी m अपॉन n इज नॉट अ रेशनल नंबर। रूट 2 यानी रूट 3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे 5 रखो, 7 रखो, 11 रखो, 13 रखो, 19 रखो, 23 रखो, 29 रखो, 31 रखो, कोई भी प्राइम नंबर हो, पूरा फॉर्मेट एकदम सेम होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला आपको होमवर्क में करना है। क्लियर है? चलो, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। यहां पे स्क्वायर ना देके क्या दे दिया है, क्यूब रूट दे दिया। तो यहां बेटा एक छोटा सा चेंज होगा जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, गलती नहीं करनी है। स्क्वायर वाले तरीके छोटा सा चेंज है। छोटा सा चेंज क्या है, वहां पे रूट दिया हुआ था, यहां क्यूब रूट है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, लेट रूट 5 इज रैशनल, देयरफॉर इसको हम m अपॉन n इज इक्वल टू क्यूब रूट 5 लिख लेंगे। अब वहां पे स्क्वायरिंग करते थे ना, क्योंकि रूट रहता था, यहां पे क्यूब रूट है तो हम यहां करेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो हमें यहां पे मिलेगा m क्यूब इज इक्वल टू रूट, वो क्यूब रूट 5 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहां कितना आ जाएगा n क्यूब आ जाएगा। देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ m क्यूब, वहां पे था 5 इज फैक्टर ऑफ m स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ m। सेम प्रोसेस है, बस वहां स्क्वायर किया था, यहां पे क्या कर देना है, यहां पे हमें क्यूब ऑन बोथ साइड कर देना है। क्लियर है? इतना हो गया हमारा। अब लेट m को हम क्या मान लेंगे, लेट को हम m को क्या मान लेंगे बेटा, यहां पे 5 और साथ में k, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5k का होल क्यूब इज इक्वल टू 5n क्यूब। यहां से करेंगे तो 125k क्यूब मिलेगा, और यहां पे 5n क्यूब मिलेगा। अब 5 से ये कैंसिल आउट होगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25k क्यूब इज इक्वल टू n क्यूब। अब यहां पे आप थोड़ा सा स्लाइड चेंज देखेंगे, वहां पे क्या हो रहा था स्क्वायर वाले में, कि यहां पे 5 आया था तो यहां पे भी 5 आ रहा था। ठीक है, तो यहां पे अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हमें एक स्टेप और बढ़ाना है। जैसे अब यहां हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 25 इज द फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर। अब देखो, हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें यहां फैक्टर सेम रखना था ना, हमें क्या करना था, फैक्टर सेम रखना था। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे हम करेंगे कि भैया 5 इज फैक्टर, ठीक है, ऑफ 25। 5 जो है अगर 25 का फैक्टर है, ठीक है, तो 25 इज अ फैक्टर ऑफ n क्यूब, ऑल्सो 25 इज फैक्टर ऑफ n क्यूब, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ n क्यूब, देयरफॉर 5 इज फैक्टर ऑफ n। अब देखो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, यहां 25 आ रहा है। अब 25 अगर n क्यूब का फैक्टर है, मैं कहता हूं 625 है, और 25 इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये 625 625 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 भी तो 625 को डिवाइड करेगा। यही बात मैंने यहां पे लिखी हुई है, और कुछ नहीं। ठीक है, यही चीज आपको यहां पे और अच्छे से बताना कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25 एंड 25 इज अ फैक्टर ऑफ n क्यूब, देयरफॉर 5 इज आल्सो फैक्टर ऑफ n क्यूब, और अगर ये n क्यूब का फैक्टर है तो इसका मतलब n का भी फैक्टर होगा। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वही ट्रेडिशनल लाइन लिखेंगे, उसको ब्लू से लिख दे रहा हूं मैं। क्लियर है? तो देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ m and n, therefore m upon n is not rational, therefore root cube root 5 is not rational। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है therefore cube root 5 is
इर्रेशनल। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा चेंज आता है बेटा, बहुत थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन यही चेंज अगर आ जाता है ना तो बच्चे यहां तक तो बहुत अच्छे से करते हैं और यहाँ पे स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। पहली गलती तो यहाँ करते हैं कि यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं कि यहाँ वैल्यू रख भी देते हैं, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 25 आ जाता है। कितना आ जाता है? 25। और उसके बाद क्वेश्चन को वो सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है यार मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एकदम अच्छे से। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो ना, अब गलती कहां कर दी? गलती तो तुमने स्टार्टिंग में ही कर दी। अगर यहाँ पे तुम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो बेटा क्यूब रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो बेटा स्क्वायर से क्यूब रूट थोड़ी ना कैंसिल आउट होगा, लेकिन वो एग्जाम टाइम पे उनको ध्यान नहीं देना होता। ठीक है, या देते नहीं है या दे नहीं पाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? और ये वो पूरा करते चले जाता है, उनको लगता है यार मैंने सही किया था। एग्जामिनर यही चेक करता है कि यार ये क्वेश्चन इसीलिए दिया ही गया है कि यहाँ पे ये स्टेप में गलती ना हो, ये स्टेप में गलती हो, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला आपको। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ऐसी छोटी छोटी चेंजेस होंगे, बस आप उनको ध्यान रखना है। पूरा फॉर्मेट हमारा सेम है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखो ये यहाँ पे बस स्लाइड चेंज आएगा, वहां पे रूट पी था, ये 1/√p है। सेम प्रोसेस है, लेट। ठीक है, 1/√2 इज रैशनल, देयरफॉर इसको हम किस में लिख लेते हैं? चलो हम यहाँ पे p/q लिख लेते हैं। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो देखो यहाँ पे √2p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्यू आ गया। कितना आ गया? √2 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्यू को इधर किया, फिर सेम स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे क्यूब स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने क्या किया है? स्क्वायरिंग की है। ठीक है, अगर क्यूब रूट होता तो हम क्यूब लेते, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये p स्क्वायर आ जाएगा और ये q स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ q। और ये हमारा एक तरीके से पहला पॉइंट बन गया। क्या बन गया? पहला पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम क्या करते थे? हम लोग लेट करते थे। क्या करते थे? लेट करते थे। अब देखो वहां 1/√2 करने की नीड नहीं है, रूट के अंदर जो है यानी 2 जो फैक्टर निकाला भाई, इसको क्या कर लेंगे? लेट। यहाँ पे q अकेला है ना, q इज इक्वल टू 2k। ठीक है, एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारी कौन सी थी? ये वाली थी। जब पुट करेंगे तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2k, q की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 2k का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर मिलेगा। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी p स्क्वायर हमारा कितना बचेगा? 2k स्क्वायर। तब हम बोल सकते हैं ना कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो यहां पे लिख देते हैं, हम बोल सकते हैं ना 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ p। और यहीं पे हमें दोनों पॉइंट मिल गया। 2 इज फैक्टर ऑफ q, 2 इज फैक्टर ऑफ q, देयरफॉर फिर हम अपना वही कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p एंड q, देयरफॉर अगर ये थर्ड कंडीशन को वायलेट करता है हमारी तो p/q इज नॉट रैशनल, देयरफॉर। ठीक है, अब p/q किसके इक्वल था? रूट 1/√2 के इक्वल। 1/√2 इज नॉट रैशनल, देयरफॉर 1/√2 इज इररेशनल। ठीक है, 1/√2 इज इररेशनल, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बस बहुत कुछ ही चेंज नहीं हुआ इसमें, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम जनरली क्या होता था कि √2 जब हम लोग लेट करते थे, ठीक है, m/n, तो √2 के पास m चला जाता था नीचे वाला। यहाँ पे क्या ओवर शिफ्ट हुआ, पूरा प्रोसेस क्या है? एकदम सेम है, तो एकदम घबराना नहीं है, ऐसे ही ये होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो टाइप 2 आ गया, टाइप 2 आ गया। मैंने अभी तक तुमने किया था √p इसके अंदर, लेकिन p क्या होना चाहिए था? प्राइम। क्या होना चाहिए था? प्राइम। तब हमारी एकदम एज इट इज होता जैसे हो रहा था। ठीक है, यहां पे देखो कंडीशन क्या है? 10 इज नॉट प्राइम, 10 इज नॉट प्राइम, 10 प्राइम नहीं है। तो अब हमें क्या देखना है कि रूट p हमें देखना है, लेकिन p इज नॉट ए प्राइम नंबर, p जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे एक सेकंड थ्योरम आ जाती है हमारी, वो हम मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा। क्लियर है? चलो तो देखते हैं, लेट √10 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले करेंगे लेट √10 इज रेशनल। हम क्या मानेंगे? √10 हमारा क्या है? रेशनल है। तो इसको हम m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं, √10। तो m हमारा कितना आ जाएगा? √10 इंटू n। फिर हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे क्या होगा? m² इज इक्वल टू 10
इंटू एन स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें यहां पे देखो 10 इज अ फैक्टर ऑफ एम स्क्वायर, ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन आगे जाके ये दिक्कत करेगा, आगे जाके ये दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्योरम लगाने के लिए प्राइम नंबर चाहिए होता। तो हम एक सिंपल सा स्टेप लेते हैं, हम इसको क्या 2 इंटू 5 इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कोई एक फैक्टर क्या कर लो, चूज कर लो, जैसे मैंने 2 चूज कर दिया, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ एम स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ एम। इतना हमने कर लिया, और इतना कर लिया तो हमारा पहला चीज प्रूफ हो गया कि भैया 2 जो है वो m का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे वही अपना पुराना स्टेप, लेट, ठीक है, जो अकेला कौन था इस इक्वेशन में, m था ना पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी थी स्क्वायरिंग करने के बाद, हाँ ये, यहाँ पे लेट m इज इक्वल टू 2k एंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारी, ये है, तो m की जगह पे हमने पुट किया 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू एन स्क्वायर। अब यहां जब कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो ये 2 से ये कट होगा और ये कितना आएगा 5, यानी 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एन स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एन स्क्वायर। अब ध्यान से देखना बेटा, अब जो 5 जो है वो हमें यहाँ पे 2 को करना था, ठीक है, तो हमें पता है बेटा कि 2 इज द फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन 2 इज द फैक्टर ऑफ 5 भी आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा थोड़ी ना, 5 एन स्क्वायर में 2 के स्क्वायर, तो यहाँ एक थ्योरम लगती है, ध्यान से देखना। अब एक चीज बताना बेटा, एक थ्योरम है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन का क्या है, फैक्टर है, यानी ये भी कोई भी नंबर हो सकता है उनका फैक्टर है, तो बेटा p या फिर फैक्टर होगा किसका, a का, और p इज फैक्टर ऑफ b, या फिर वो a को कैंसिल आउट करेगा या फिर b को करेगा, यानी p या फिर a को डिवाइड कर रहा होगा b को, अगर दोनों को डिवाइड कर रहा हो तब भी कैंसिल है। ठीक है, नहीं तो एक को तो करना पड़ेगा, जैसे मैं कह दूं यहाँ 3 और 7 का कोई एक 21, तो बेटा 2 तो इसको डिवाइड करेगा ही नहीं, 2 इसको डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो ना 2 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि 2 ना 3 का फैक्टर है ना 7 का फैक्टर है। नहीं, अगर यहीं अगर मैं यहां 4 ले लेता, क्या ले लेता 4, ठीक, तो ये 28 हो जाता, और तब देखो 2 28 को डिवाइड कर रहा था, क्यों, क्योंकि 2 4 का फैक्टर है, 7 का नहीं है, किसका फैक्टर है, 4 का है। ठीक है, चलो, तो यही ये थ्योरम बोलती है कि p कोई प्राइम नंबर अगर 2 नंबर के मल्टीपल का फैक्टर है, तो या फिर वो a को डिवाइड कर रहा होगा या फिर या फिर b को डिवाइड कर रहा होगा, किसको कर रहा होगा, या फिर b को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो चलो, अब हमें यहां एक चीज दिख रही है, एज 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 5, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर। और ये लाइन आपको समझनी है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि यहाँ पे अब 2k इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो 2 इज फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, अगर यहाँ पे 5 ना होता तुम सिंपली लिख दे, लेकिन यहाँ 5 और एन स्क्वायर, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 5 को डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब 2 डिवाइड्स एन स्क्वायर, या फिर 2 इज द फैक्टर ऑफ एन स्क्वायर, देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ एन। और उसके बाद तुम्हारा कंक्लूजन हुआ, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया 2 इज अ फैक्टर ऑफ एम, 2 इज अ फैक्टर ऑफ एन। तो यही वाला जो स्टेप है बेटा, ये वाला और ये वाला, यही आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है कि रूट के अंदर अगर हमारा प्राइम है तो यहाँ पे ये सब झंझट नहीं आती, लेकिन अगर रूट के अंदर कोई नॉन प्राइम है, जैसे 10 12, ठीक है, 14 16, कोई भी नॉन प्राइम नंबर है, तो आपको ये स्टेप क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, और यहाँ पे एक ये स्टेप 2 इंटू 5 लिखना पड़ता है। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर अपना कंक्लूजन लिख देते हैं, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ m and n, therefore m upon n is not rational। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, m upon n is irrational। मैं ये बार बार चौथी पांचवी बार लिख रहा हूं कि आपको ये एकदम फॉर्मेट याद हो जाए। ठीक है, m upon is not rational, therefore m upon n is irrational। और m upon n irrational है, इसका मतलब √10 is irrational, और यही हमें बेटा प्रूफ करना था। क्लियर है, तो मैं ये 4-5 बार लिखा क्योंकि तुमने देखा होगा एकदम सेम में छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, वही आपको छोटे छोटे चेंजेस ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां तक अगर हो गया तो ये सबसे लेंथीएस्ट थे, ये प्रूफ करने वाले लेंथी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और इसी में से एक आते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होता है बेटा इसका,
सबसे ज्यादा इन वाले क्वेश्चंस का होता है, √3 हो गया, √2 हो गया, यानी पी के प्राइम। ठीक है, बहुत गंदी किस्मत होगी तो ये आ जाएगा, थोड़ी सी गंदी किस्मत होगी, और बहुत गंदी किस्मत होगी तो ये आएगा। सबसे गंदी किस्मत आपकी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता मैंने सारे दिए। क्लियर है? चलो अब आता है ये वाला। यहाँ पे प्रूविंग जो है ना होती तो थोड़ी सी दिमाग वाली है। ठीक है, यहाँ पे भी एक दो स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बेस्ट चीज ये होती है कि आपको लिखना उतना यहाँ पे नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले से ही पता है हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन किस बेसिस पे करेंगे। यहाँ कर रहे थे कि m/n जो है हमारा इरेशनल इसलिए नहीं क्योंकि m और n के कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे ये नहीं करना, हमें यहाँ पे पहले से ही पता है कि √3 क्या है हमारा, इररेशनल है। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ था √3 इज इररेशनल। ठीक है, और हमें पता है रूट के अंदर कोई नॉन प्राइम नंबर आता है तो वो इररेशनल होता है, ये चीज हमें पहले से पता है। इसके हेल्प से हम यहाँ पे इस पूरे क्वांटिटी को इररेशनल करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही स्टेप, लेट r इज इक्वल टू 7 - 2√3 इज रैशनल। हम क्या मान लेंगे बेटा, इसको रैशनल मान लेंगे। फिर हमें कुछ नहीं करना है इस स्टेप में, √3 को अकेला करना है। क्या करना है? अकेला, यानी इसके साथ के सब उधर भेजना। सबसे पहले हम r के इधर 7 भेज देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 2√3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r - 7/2 इज इक्वल टू √3। इतना हम कर लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना है, क्या करना है, सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है ध्यान से देखना, एज r इज रैशनल, जो हमने अभी माना है ऊपर। ठीक है, r इज रैशनल, देयरफॉर r - 7 इज ऑल्सो रैशनल। ऐसा क्यों बेटा? अगर कोई रैशनल नंबर है, सपोज दैट 8, और उसमें से कोई रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो बेटा रैशनल ही आएगा। यानी एक रैशनल नंबर है, और रैशनल चाहे ऐड हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे सब्सट्रैक्ट हो, वो जो रिजल्ट उनका आता है वो क्या होता है, रैशनल ही होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या बोला, r में से रैशनल माइनस हो रहा है, तो यानी ये भी रैशनल होगा, और अगर ये रैशनल है तो इस रैशनल में से ये रैशनल डिवाइड हो रहा है, तो भी जो रिजल्ट आएगा यानी r - 7/2 इज ऑल्सो रैशनल। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल है, ठीक है, तो देयरफॉर देन √3 इज ऑल्सो, देन अगर ये तो ये r - 7/2 3 के बराबर है। अगर ये रैशनल है, देयरफॉर √3 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, यहां तक हमने लिखा, लेकिन बट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, contradicts the fact that √3 is irrational। ठीक है, ये लाइन का मतलब क्या है बेटा, अगर यहाँ √3 रेशनल है तो बेटा, लेकिन ये जो लाइन है ये तो बोल रही है कि √3 रेशनल है, लेकिन हमने अभी तक पढ़ के आया कि √3 इज इररेशनल। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इररेशनल। हमें पता है पहले से कि √3 इररेशनल है, तो इसका मतलब ये जो भी कुछ हुआ ये सब क्या है, गलत है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर एजम्पशन जो हमने माना था कि ये पूरी क्वांटिटी क्या है, रेशनल है। ठीक है, एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग। देयरफॉर, ठीक है, √3 इज, देयरफॉर क्या था हमारा, क्या प्रूफ करना था, 7 - 2√3, यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो जो हमने माना था कि 7 - 2√3, 7 - 2√3 जो रैशनल है इज नॉट रैशनल। बात समझ में आया? जो हमने वाला एजम्पशन रॉन्ग, तो यानी 7 - 2√3 इज नॉट रैशनल, देयरफॉर 7 - 2√3 इज इररेशनल। क्या हो जाएगा, इररेशनल। और यही हमें बेटा प्रूफ करना था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, 7 - 2√3, 7 + 2√3, इसको रेशनल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम उसको लेट करना है, r = 7√3 इज इररेशनल। कहने का मतलब r या 7√3 हमारा क्या है, रेशनल है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, √3 को अकेला करेंगे, यानी 7 को इधर लाया, r - 7, 2 को डिवाइड किया। अब हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, लेट r, ठीक है, एज r इज अ रेशनल नंबर जो हमने माना था, तो रेशनल में से रेशनल 7 माइनस करेंगे तो भी रेशनल होगा। फिर r - 7 अगर रेशनल आ रहा है तो उसको अगर 2 रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी जो नेट आएगा वो रेशनल ही होगा। और अगर ये हमारा रेशनल आ रहा है तो इसके इक्वल टू में 3 है, वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन ये
जो मैंने अभी हमने सॉल्व किया है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी ये गलत हो जा रहा है कि द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी ये assumption रॉन्ग है, ये बात सही है, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। इसका मतलब जो हमने माना था 7 - 2√3 इज रेशनल, वो गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब 7 - 2√3 इज इर्रेशनल, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, बहुत ये वाला पार्ट हमारा इजी होता है। ठीक, इसमें बस इतना लिखना रहता है और कुछ नहीं करना होता है। चलो, अब जैसे ये 7 - 2√5 है बेटा, वहां 3 था 5 था, सेम है, तो इसको आप लोग खुद ट्राई करिए एक बार। क्लियर, चलो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट या डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट मतलब कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट है, लिखने में तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। लेट R इज इक्वल टू √3 प्लस √5 इज रैशनल। क्या कर लेंगे हम, इसको मान लेंगे कि ये रैशनल है। देयरफॉर हम अब क्या करेंगे बेटा ना, एक रूट को इधर ले आएंगे, R - √5, और √3 को इधर कर लेंगे। तुम 3 को भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, R - √5 का होल स्क्वायर और √3 का 4 स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे a - b का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर √5 यानी b का होल स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा, और -2 R √5। ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अब हमें जो इक्वेशन में रूट मिल रहा है ना, उसको क्या करना है, अकेला करना है, और पॉजिटिव भी रखना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब देखो R + 5 ये हमारा एज इट इज था, 3 इधर आ गया, और 2R √5 इधर आ गया। क्लियर है, अब चलो यहां सॉल्व कर देते हैं। तो R स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2R √5। रूट को अकेला करना है तो 2R को हमें इधर लाना पड़ेगा, यानी R स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2R इज इक्वल टू √5। इतना चीज प्रूफ करने के बाद हमें अब बस क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, मैं इधर लिखता हूं, देखो, एज R इज रैशनल। R हमने क्या माना था, रैशनल। देयरफॉर जितने टर्म्स उनको अलग अलग डिफाइन करो। R स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि रैशनल का स्क्वायर क्या होता है, रैशनल ही होता है। ठीक है, और R स्क्वायर, अब ये रेशनल है तो रेशनल में अगर कोई रेशनल नंबर ऐड करो जैसे 2, तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होता है, रैशनल ही होता है। ठीक है, अब ये रैशनल था तो इसमें कोई रैशनल नंबर यानी 2R हमारा कोई रैशनल नंबर ही, तो क्योंकि R रैशनल है तो 2R भी रैशनल होगा। तो अगर रैशनल में से रैशनल डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, रैशनल ही होगा। क्या होगा, रैशनल ही होगा। अब अगर ये पूरी क्वांटिटी रैशनल है तो √5 इज ऑल्सो रैशनल। ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, अरे ये तो गलत है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट यानी गलत आ रहा है, अवर दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, कि रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो क्या होगा, इज इर्रेशनल। मैंने पढ़ाया हुआ है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आते हैं तो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे इस फैक्ट को जो कि सही है, तो हम लिखेंगे अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसका मतलब √5 प्लस √3 प्लस √4 जो हमने रैशनल माना था, देयरफॉर √3 प्लस √4 इज नॉट रैशनल। ठीक है, अगर रैशनल नहीं है तो √3 प्लस √4 इज इर्रेशनल। एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, 100% मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी स्टेप मार्किंग आपकी गलत नहीं होगी। तो ये रेड वाला हमारा क्या था, सॉल्व करने वाला पोर्शन, और ये था हमारा लिखने वाला क्वेश्चन। बेटा इधर जितनी भी टर्म्स आएंगे आपको सबको डिफाइन करना होगा। ठीक है, चलो, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखना। पता चला आप √2 √3 सब प्रिपेयर करके चले गए और ये √3 प्लस √5 आ गया और आप कर नहीं पाए, तो वो गलत बात हुई। ठीक है, अब मैंने बता दिया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां हमारे सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। क्लियर है, और इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कहीं से भी रूट वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछ सकता, चाहे आप जिस स्कूल के हो, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है, इसके बाहर रूट का कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा प्रूफ करने के लिए। यही जो 4-5 टाइप बताए थे मैंने, एक बार शॉर्ट में चलो रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ खाली था, यहाँ खाली था कि कितने टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। हमने पढ़ा है √2 √3 यानी रूट के अंदर प्राइम नंबर, इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है।
ठीक है, एक पढ़ा है कि अगर रेसिप्रोकल में आ जाए तो उसको क्या करना है, ऐसा पढ़ा है। एक पढ़ा है रू के अंदर नॉन प्राइम आ जाए, ठीक है, यानी 10 इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, 7 + 2 √3 या माइनस में भी आ जाता है, एक इसको प्रूफ करना सिखा दिया, और √3 + √5 यानी दो नॉन प्राइम नंबर्स के रूट में एडिशन। ठीक है, इसको भी क्या करना है, तो इसका तो 1 2 3 4 5 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं प्रूफ वाले में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और पांचों टाइप मैंने आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें जो मैंने चेंजेस थोड़े बहुत बताए थे वो कर देना बस। सबसे बेसिक ये है, सबसे ज्यादा ये 90% चांसेस है कि यही आएगा, बाकी सब 10% चांसेस है कि आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा अपना डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि भैया 23/7 एक नंबर है और एक 22/7 एक नंबर है। ठीक है, 22/7 एक नंबर है, कलर दूसरा ले लेता हूँ, येलो ही ले लेता हूँ। ठीक है, 23/7 एक नंबर है, 22/7 एक नंबर है। ठीक है, अब जैसे देखो ये जो है 23/7 करके देखते हैं हम लोग। ठीक, तो 7 3 जा 21, 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 7 3 जा सॉरी 7 2 जा 14, 6 आया 0 लगाया, 7 8 जा 56, 4 आ गया 0 लगाया, 7 5 जा 35, 5 आ गया 0 लगाया, 7 7 जा 49, 1 आ गया पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, 3 आ गया, ठीक है, पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28। थोड़ा सा करते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 28, 30 माइनस 28, 30 में से 28 माइनस 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, ठीक है, 6 आ गया पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 8 जा 56, 4, ठीक है, पॉइंट लगाया 7 5 जा 35, ठीक है, यहाँ पे 2 8 5, ठीक है, 5 आ गया पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49। तो बेटा यहाँ पे करते जाएंगे ना, अब देखो 49 आया था, फिर 1 आया था, फिर 1 किया था हमने, तो यहाँ से देखो अब ये पैटर्न फॉलो करने लगेगा। क्या करने पड़ेगा, देखो जैसे 3.3 था 8 5 7 1 2, अब ये 8 5 7 1 4 2, फिर से यही आएगा, फिर जब मैं 2 यहाँ पे आएगा 2 रखूंगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर मैं 7 8 जा 56 लगाऊंगा, 8 5 7 1 4 2। अब ये पैटर्न क्या करने लगेगा, बार बार हमारा रिपीट करने लगेगा। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगा, मैं दिखाता हूं, अभी समझना, दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं, तभी समझोगे डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। ठीक है, अब देखो ये नंबर को मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, ठीक, ये नंबर इधर लिख दिया क्योंकि ये इसके बराबर था। अब एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। थोड़ा सा अरेंज कर दूं अच्छे से, चलो अब एक बार इसको भी करके देख लेते हैं, 22/7 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 22/7, 7 3 जा 21, 1 आया कैरी 0, 7 1 जा 7, 3 आया 7, यहाँ 0 लगाया 38, 7 4 जा 28, 2 आया 0 लगाया, 7 2 जा 14, 6 आया 0 लगाया, 7 7 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 4 आया 0 लगा। तो बेटा ये जो नंबर है ना, ये कैसे आएगा, 7 5 जा 35, 3 1 6 2 8 1 3 6 1 2 4
7 3 2 6 ऐसे करके आता रहेगा। क्या आता रहेगा? ऐसे करके आता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको नोट कर लेता हूं, फिर दोनों में मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं, तब तुम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन फिर तुम्हारा गलत नहीं होगा। गलत क्या है, इसमें गलत करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन तब भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, देखो अब दोनों एक्सपेंशन में डिफरेंस देखो। डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ क्या हो रहा है, एक नंबर के बाद एक फिक्स पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर बार बार रिपीट करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? रिपीट। यहाँ पे बेटा क्या होगा ना, और दूसरी चीज है, ये डेसिमल कभी खत्म नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये डेसिमल्स कभी खत्म नहीं होंगे, ये ऐसे चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, यहां पे क्या है, अगर ये डेसिमल हमारे कभी एंड नहीं हो रहे, चलो एक और मैं करके दिखा देता हूं जिसमें डेसिमल हमारा एंड हो रहा है, तो तुम तीनों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या मैटर है। ठीक है, मैं यही 22 को 8 से डिवाइड कर दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 8 से डिवाइड। तो मैं यहां डायरेक्ट कर रहा हूं, 8 2 16 बचा 60। ठीक है, तो 8 7 56 बचा 4 40 और 8 5। ठीक है, तो 2.75 ये हमारा क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। इसके बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ठीक है, जब यहाँ 40 आया तो मैं 8 5 40 लिखा और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0। यानी क्या हुआ यहाँ पे, अब ये डेसिमल आगे नहीं जाने वाला, ये डेसिमल अब आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे ये दोनों क्या है? ये नॉन टर्मिनेट है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग कह सकते हो इनसे। और ये भी क्या है बेटा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल में हमारा कभी भी रिमाइंडर 0 ही ना आए। ऐसे डिवाइड करते चले जाओगे, खत्म ही नहीं होगा, ये भी खत्म नहीं होगा, ये भी खत्म नहीं, ये खत्म हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है। कैसे? देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में क्या है? रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग। लेकिन ये क्या है? नॉन ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। क्या हो जाएगा? यानी ये जो टर्म है, ये जो डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये जो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ये क्या है? टर्मिनेट है। तो बेटा जो फ्रैक्शंस को जब हम डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं, अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, तब भी वो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डेसिमल, ठीक है, वो ना टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इररेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इररेशनल। बात समझ में आई? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल, टर्मिनेटिंग रैशनल। ऐसे समझो, अगर टर्मिनेट हो गया तो रैशनल है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन देख रहे हो एक पैटर्न क्या करने लगा? रिपीट करने लगा, एक पैटर्न ही बार बार रिपीट करने लगा, तब भी रैशनल। लेकिन ना वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इररेशनल हो जाएगा। क्लियर है? मैं कुछ और एग्जांपल लेके तुम्हें अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, करके जैसे देखो 20/6 देख लो, इसको डिवाइड करो, 3 जा 26, 3 जा 18, 2 कैरी गया 23। तो ये नंबर इस तरीके से रिपीट करता जाएगा। यानी ये क्या है? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। बट क्या है? रिपीटिंग है। यानी यहाँ पे 3 क्या करता जा रहा है? डेसिमल के बाद रिपीट होता जा रहा है। 22/7 की बात कर लिया, 3.1468 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या हो गया? नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ गया? और जैसे मैं ले लू 64/8 ले लो, 8 8 64 हो जाता है, ये तो इजी हो गया। मैं ले लेता हूं, कोई भी नंबर ले लेता हूं, 73/8 ले लेता हूं, 73/8 ले लेता हूं। तो यहाँ पे देखो 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72, एक बचा 10, पॉइंट लगा दिया 10, 8 1 जा 8, 2 बचा तो यानी 20, 8 2 जा 16, 20 में से 16 क्या 4 बचा, डेसिमल लगा दिया। यहां मैं करके दिखा दूं तो ज्यादा बेटर होगा। 8 9 जा 72, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, ये 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0, 8 2 जा 16, यहाँ 4 आया, पॉइंट लगाया 0, और 8 5 जा क्या होता है? 40 होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 0। तो यानी ये 9 to 5 पे क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या होता है बेटा? टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है तब भी क्या है? वो रैशनल्स हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट कर जा रहे हैं तब भी क्या है? रैशनल है। लेकिन ना टर्मिनेट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं तो वो क्या है?
रैशनल नंबर्स होते हैं, यही होता है तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? ये क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। अब इससे रिलेटेड 2-4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे अभी हम कर लेंगे। ज्यादातर में पूछता है बताओ टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, रेशनल है इरेशनल है, ऐसे ही एमसीक्यू में पूछते हैं ज्यादातर, वैसे थ्योरी क्वेश्चंस में नहीं आता है। क्लियर है? इसका एक चार्ट रखा है, ठीक है, जिसको तुम्हें एकदम ध्यान रखना, मैंने यहाँ चार्ट बना के दे दिया है, इसको तुम्हें एकदम ध्यान रखना है कि देखो अगर टर्मिनेटिंग है, यानी जैसे टर्मिनेटिंग एग्जांपल बताया था ना 73/8 इज इक्वल टू 9.125, ये टर्मिनेट हो गया तो वो क्या होगा बेटा? रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जैसे 20/3 ले लो तो ये 6.666 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई की वैल्यू 22/7, 3.1468 वैसे 1 1 करते हुए ना टर्मिनेट करेंगे ना ही रिपीट करेंगे, तो वो क्या है? इर्रेशनलिटी। तो ये चार्ट तुम्हें ध्यान रखना है। चलो अब हम आ जाते हैं इससे रिलेटेड, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी जल्दी इनको निपटाएंगे, एमसीक्यू में आते हैं। ठीक है, जैसे देखो कह रहा है कि ये रेशनल बताओ, तो 0.6 है तो इसको मैं 6/10 कर सकता हूं, जब इसको कट कर दूंगा तो ये 3/5 होगा। यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है ना, P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं और P एंड Q इज इंटीजर, दोनों क्या है? नेचुरल नंबर एंड इंटीजर है। Q हमारा इज इक्वल टू 5 है, देयरफॉर Q इज नेवर इक्वल टू 0, सेकंड कंडीशन भी हो गई। और P एंड Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नॉट कॉमन फैक्टर, यानी ये क्या है? हमारा रैशनल है। क्या है? और यहाँ पे डेसिमल पहले ही दे दिया कि टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये रैशनल है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 1.27 डेसिमल हटा दिया, 100 कर दिया, क्या ये कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है, Q हमारा 0 नहीं है और इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, ये 5 से जा रहा है ना ये 2 से जा रहा है, इसके 2 और 5 दो ही फैक्टर होते हैं, इसका मतलब ये भी क्या है? हमारा रैशनल है। इसी तरीके 0.235 है, डेसिमल हटाया 1 2 3, इसको 5 से कट कर दिया तो 5 4 20, 5 7 35 और ये कितना आ जाएगा? 200। ये भी देखो P/Q के फॉर्म में आ गया। Q हमारा इक्वल टू 0 नहीं है और साथ में इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है। तो ये इस तरीके होता है कि जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कोई नंबर रेशनल है कि नहीं है। तो मैं एमसीक्यू में पूछेगा 4 नंबर दे देगा, बताएगा कदो इसमें इर्रेशनल कौन सा। क्लियर है? इर्रेशनल कौन सा? कुछ डेसिमल्स देगा, कुछ फ्रैक्शंस देगा। क्लियर है? चलो अब हमें शो करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको ध्यान से रखना, ये ट्रिक यूज करना, तो इससे तुम डायरेक्टली बिना डिवाइड किए तुम बता सकते हो कि डेसिमल टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तुम्हें क्या करना है, देखो जैसे क्वेश्चन दिया है 21/1120, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, तुम्हें पता करना है कि टर्मिनेटिंग है नहीं तो तुम डिवाइड करो। अब इतने बड़े नंबर से इतने छोटे नंबर को डिवाइड करोगे, पहले देखो इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं दिख रहा, ना ये 3 से जा रहा है ना 7 से जा रहा है, इसके 2 ही फैक्टर हैं 3 और 7। तो अब क्या करें? अब क्या ऐसे चल के हम इसे डिवाइड करेंगे इतने बड़े नंबर से 1120, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल फिर हो जाएंगे, फिर हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे। बेवकूफी है। क्या है? बेवकूफी है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, हमें क्या करना है, ध्यान से रखना। अगर डिनोमिनेटर को पकड़ना है, क्या करना है? डिनोमिनेटर को उठाना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। तो हम चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करते हैं ना। सबसे छोटा नंबर 2 होता है, 60 अभी भी 2 से जा रहा है, 280 अभी भी 2 से जा रहा है, 140 अभी भी 2 से जा रहा है, 70 अभी भी 2 से जा रहा है, 35 फिर 5 से कट किया का ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही करना है। 7 से कटेगा ये क्या? 7 1 जा कौन 1120 यार, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बार जब मैं चेक कर लूं बेटा, बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? इसमें प्रूफ नहीं करना, यहां पे लिख लो शो दैट इज नॉट टर्मिनेटिंग। यहां पे लिख लो, कभी कभी बेटा जो क्वेश्चन स्लाइड बनती है ना उसमें गलत पुट हो जाता है, इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये प्रूफ करना। तो देखो कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, अगर तुमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर अगर आ गए, बात समझ में आया? कोई भी फैक्टर आ गए तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर सिर्फ जैसे यहाँ पे 7 ना होता, 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा 142। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता 21/160, ठीक है, तो मैं यहाँ 160 के फैक्टर निकालता तो मेरे ये फैक्टर्स आते। क्या आते? ये आते। क्लियर है? अब ये 2 और 5 ही है ना, ठीक है, 2 5
2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है 5 भी या 2 या 2 ही सिर्फ 2 आ जाए तब भी ठीक है, 5 5 आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, कोई भी प्राइम नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये देखो टर्मिनेट हो जाएगा, बहुत आराम से टर्मिनेट हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि इसका जब फैक्टर करूंगा तो मुझे मिलेगा इसका फैक्टर 2 की पावर 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 5 की पावर 1। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने के बाद, जैसे यहाँ 21/1120, अगर इसके फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गए, किसमें आ गए, 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 ही तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा, कोई भी प्राइम नंबर नहीं दिखा रहा, ठीक है, तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, या कोई भी प्राइम नंबर आ गया, बात समझ में आ गया, तो बेटा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 7 आ रहा है, इसका फैक्टर क्या है 1120 का, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 7 आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, √5 और √7 के बीच में हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर पुट करना है, इरैशनल नहीं, क्या पुट करना है, रैशनल नंबर पुट करना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे पुट होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, √5 और √7 लिख लेना है। ठीक, फिर क्या कर देना, हमें इनके स्क्वायर्स कर देना। क्या कर देना, इनमें दोनों साइड स्क्वायर कर देना, 5 और 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 और 7। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें बेटा, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है, स्क्वायर कर देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500 और 700। अब बेटा 500 और 700 के बीच में जितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं ना, उनको देख लो। जैसे 500 के बाद हमें पता है 23 का कितना होता है, 529, 24 का कितना होता है, 576। इसको मैं यहाँ पे एक बोला, लेकिन मैं ढेर सारे पुट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि जैसे 2 पूछ ले तब भी आप कर लेंगे। जितने भी नंबर्स आते हैं उतने नंबर्स हम इसमें इंटरेस्ट कर सकते हैं। जैसे 576 हो गया, और उसके बाद ये 24 का, 25 का 625 हो गया, 676 तुम्हारा किसका हो गया, 36 का हो गया। उसके बाद नहीं आता, क्योंकि उसके बाद 27 का 729 आता है। इतने नंबर, 4 नंबर्स आ गए। अब इन सबको क्या कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, फिर डिवाइड बाई 100, ये सारे स्टेप ध्यान रखना है। डिवाइड बाई 100 तो 500 आ जाएगा, ये 5.29 आएगा, क्योंकि जब 100 करेंगे तो 2 डेसिमल इधर आ जाएगा ना, ये 5.76 आ जाएगा, ये 6.25 आ जाएगा, और ये 6.76 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमसे इसके अंदर नहीं पूछा था, हमसे रूट पूछा था, तो अब हमें क्या करना है, रूट टेकिंग रूट्स। अब हम क्या करेंगे, जो देखो जो स्टेप हमने यहाँ किया था ना, उसका उल्टा जाना पड़े। पहले स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 100 किए, अब इसके बाद वापस हमें जाना है तो हम डिवाइड कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, टेकिंग रूट्स। क्या हो जाएगा, टेकिंग रूट्स। रूट्स लेंगे तो ये √5 हो जाएगा। अब देखो 529 का रूट्स कितना हो जाएगा, 529 23 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 23 का स्क्वायर। अगर डेसिमल हो जाता है तो हम यहाँ 5.29 लिखते हैं, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करने पे 2 डेसिमल लगता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √529, 5.29, √5.76, √6.25, √6.67, और ये कितना हो जाएगा, √7। तो यहाँ √5 ये कितना हो जाएगा, 2.3, ये 2.4, ये 2.5, ये 2.6, और √7। देखो मैंने 1 2 3 4 कितने नंबर्स, 4 रैशनल नंबर्स पुट कर दिए। क्या कर दिए, 4 रैशनल नंबर पुट कर दिए। और यहाँ क्वेश्चन में एक ही पूछ रहा था तुमसे, तो अगर एक पूछेगा तो एक रख लेना, कोई भी इनमें से। 2 पूछेगा तो 2 रख लेना, 3 पूछेगा तो 3, 4 पूछेगा तो 4। इन 4 के अलावा कोई भी रैशनल नंबर्स इनके बीच में नहीं होते हैं, आप ये भी ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, क्लियर होगा ये। कुछ नहीं करना, √5 √7 है, सबसे पहले स्क्वायरिंग कर देना 5 और 7, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है, तो ये इतना नहीं रहेगा। ठीक है, इतना पोर्शन नहीं रहेगा हमारा, मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है। फिर 500 700 के बीच में देखना कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, उनको लिख लेना है। अब वापस उल्टा जाना है, यहां तक लिख लिया, मेरा काम हो गया। अब मल्टीप्लाई 100 किया था तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो इन सब में डेसिमल आ जाएगा। फिर यहाँ स्क्वायर किया था तो हमें यहाँ रूट ले लेना, रूट ले लिया। रूट करने के बाद जब लोगे तो देखोगे कि अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, मैंने बताया था, तो वो क्या होता है, रैशनल होता है। क्या होता है, रैशनल। तो रूट सॉल्व करने के बाद हमारे रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो किसी भी 2 रूट वाले के अंदर अगर तुम्हें रैशनल नंबर पुट करना है तो तुम्हारा स्टेप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्लियर है, चलो इजी था ये। नेक्स्ट, 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 और 2/7।
और कितने क्वेश्चन हैं ऐसे, ये हैं ये हैं ये हैं। चलो ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो एग्जांपल में एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं मैं वही करवाता हूँ। चलो ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे होगा। देखो बहुत आसान है, ये हमारे सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इनको अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा करना तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे पहले नंबर कितने दिए थे ये देख लो, 5 रूट 4 रूट 5, 5 रूट 3, 10, 3 रूट 7, 6 रूट 2, ये नंबर्स दिए ना, कुछ नहीं करना, सबको रूट के अंदर कर दो। तो अच्छा हमें एक चीज बताओ, अगर हमने पढ़ा हुआ था ये 4 इंटू 4 इंटू 5 होता है, तो जो पेयर होता है ना वो सिंगल बन के बाहर निकलता है, जो अकेला होता है यहाँ आता है। तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं हम, इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 4 है, तो 4 को अगर मैं रूट के अंदर लेके आऊंगा, 4 को अगर मैं रूट के अंदर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे को रूट के अंदर ले आएंगे, सबको क्या कर देंगे, रूट के अंदर ले आएंगे, ठीक। चलो 5 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, रूट 10 इंटू 10। अब ये देखो ये 10 है तो उसको रूट में लाना है, तो रूट 10 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट 1 था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, और लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना हो जाएगा, 80। ये कितना हो जाएगा, 25 3 जा 75, ये कितना हो जाएगा, रूट 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा बेटा, 21 इंटू 7 147, कितना हो जाएगा 147, और ये 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72। अब हमें बस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा हमारा क्या है, रूट 72, ठीक है। उससे बड़ा कौन होगा बेटा, रूट 75। उससे बड़ा हमारा कौन सा है, रूट 80। उससे बड़ा कौन सा है, रूट 100, और सबसे बड़ा कौन सा है, रूट 147। अब ये जिस नंबर से आए थे उस नंबर को अरेंज कर दो। जैसे कि 72 किसका था, 6 रूट 2 का था। 75 किसका था, 5 रूट 3 का था। रूट 80 किसका था, 4 रूट 5 का था, ठीक है। रूट 100 किसका था, 10 का था, और रूट 147 किसका था, 3 रूट 7 का था। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। ये हमारा अरेंज हो गया। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ठीक है। बाहर वाले का स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्ट करना हो, बाहर वाले का स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं अगर इसको डायरेक्ट करना चाहता तो मैं क्या करता, मैं ये देखता पहला वाला नंबर है, ये अगर सिर्फ डायरेक्ट हमसे एमसीक्यू में पूछता तो मैं बाहर वाले का स्क्वायर करता 16, और 16 5 जा 80 लिख लेता। बाहर 25 25 3 जा 75 लिख देता। इसका स्क्वायर कर देता 100 लिख लेता। इसका क्योंकि इधर रूट 1 था, 3 का स्क्वायर करो, अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 7 जा, एक मिनट यार यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, 3 3 जा 9 था, और 9 7 जा ये 63 आएगा। कितना आएगा बेटा, 63। तो थोड़ा सा हमारा चीजें चेंज हो जाएंगी, मैंने अभी ध्यान दिया, बढ़िया हुआ मैंने वाली ट्रिक बता दी, ठीक है। ये 63 आएगा, रूट 63 आएगा। फिर से एक बार अरेंज करना, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम ही है, कुछ नहीं करना, रूट के अंदर लाना और सॉल्व करना। तो रूट 63 पहले आ जाएगा, रूट 72 तब आएगा, रूट 75 तब आएगा, रूट 80 और रूट 100 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो रूट 100 हमारा 10 था, रूट 80 हमारा 4 रूट 5 था, रूट 75 हमारा क्या था, 5 रूट 3 था, रूट 72 क्या था, ये वाला था 3 रूट 7 था, और सबसे बड़ा कौन सा था, 63। रूट 72 क्या था, रूट 72 किस में आया था, 6 रूट 2, और ये सबसे छोटा था 3 रूट 7। तो बेटा बस यहाँ ये वाली साइन लगा दोगे और तुम्हारा अरेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते। तो चलिए बेटा देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पिछले वाले से क्या है, बहुत डिफरेंट है, और आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा इसी के। रीस्टार्ट, यहां तक कट करना है, इसके बाद हमें आगे यहां से शुरू करना है। तो चलिए आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और ये इसी वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इससे पिछले वाला था वो बहुत इजी था, वो बहुत रेयरली आता है। आता भी अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ना तो यही वाला आता है। अब इसको देखना ध्यान से कैसे होता है। तो आइए चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो रूट है ना इनको फ्रैक्शंस में लिख लेना है। कैसे लिख लेना है, फ्रैक्शंस में।
कैसे, इधर देखो कैसे। अब ये कैसे होता है बेटा, अगर a रूट होता है ना तो यहां जो लिखा रहता है वही इसकी क्या होती है, पावर रेसिप्रोकल में होती है। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट b लिखा हुआ है तो ये b की पावर 1/3 हो जाएगी। क्यूब रूट 4 लिखा है तो ये c की पावर 1/4 हो जाएगी। यानी जो भी यहाँ पे रूट होता है वो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल में उसके आगे लिख लेते हैं। क्लियर है। चलो उसके आगे में क्या करना, अब यहाँ पे नोटिस किया हमने कि यहाँ 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। सबसे पहले स्टेप क्या करना है ना कि जो पावर में फ्रैक्शंस है ना इनके डिनोमिनेटर्स को हमें सेम करना है। सेम करने के लिए हम करते क्या है, जो एडिशन में करते थे ना अनलाइक फ्रैक्शंस का, वही करेंगे हम। यानी 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम जो कि क्या होगा, 12 होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 है। अब हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 12 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पावर्स में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम हम यहाँ देखेंगे 3 की टेबल में 12 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 8 है और यहाँ पे 4 की टेबल में 3 टाइम्स आ रहा है तो 1/4 के में 3 से ऊपर नीचे मल्टी। इससे होगा क्या, इससे पावर की जो बेटा डिनोमिनेटर है ना वो देखो सेम हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 4/12 आ जाएगा। यहाँ 8 है तो 8 में कितना आ जाएगा, 3/12 आ जाएगा। अब बेटा एक थ्योरम हमने पढ़ी है, अगर a की पावर m इंटू n है तो उसको हम a की पावर m की होल पावर n लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट की एक थ्योरम है, वही मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, 1/12 को अंदर कर लूंगा, सॉरी मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर 6 की पावर को अंदर कर लूंगा और बाहर क्या कर दूंगा, 1/12। यहाँ 4 को अंदर कर लूंगा और 1/12 को बाहर कर दूंगा, और 8 को भी क्या कर लूंगा ब्रैकेट के अंदर, 1/12 को बाहर। अब देखो इतना सब करने से हुआ क्या, हमारी पावर्स क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। और अगर हमें पता होता है पावर हमारी डिफरेंट हो या पावर हमारी सेम हो, ठीक है, पावर हमारी सेम हो, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है जो नंबर का बेस जो है क्या होगा, जितना छोटा होगा यानी वो खुद भी उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो यही थ्योरम हम यहाँ पे अब अप्लाई करने वाले हैं। देखो जैसे 3 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 3 की पावर 6 एग्जैक्टली क्या होता है, 27 इंटू 27, 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, यानी ये 27 का स्क्वायर आ जाएगा, 729 की पावर 1/12। 5 की पावर 4 क्या होता है बेटा, 25 का स्क्वायर, 625 की पावर 1/12, और ये कितना हो जाएगा 512। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 की पावर 1/12। ठीक है, अब मुझे सीधे सीधे दिख रहा है कि भैया सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली है, यानी ये सबसे ग्रेटर है, ये सबसे ग्रेटर है और ये सबसे ग्रेटर है। ठीक है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किसमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अब सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन, सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी, 5 की पावर 12। ये किससे आई है बेटा, किससे आई है, ये आई है इस वाले से, यानी ये सबसे छोटा है। उसके बाद कौन बड़ा है, 625। 625 किससे आई है, क्यूब रूट ऑफ 3 से। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, √3, यानी सबसे बड़ा स्क्वायर रूट 3 होगा, फिर क्यूब रूट 5 होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा पावर 4 8। बेटा हम यहाँ पे जब वैल्यू बढ़ाते रहते हैं ना तो ये जो एग्जैक्ट इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती जाती हैं, घटती जाती हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिमागी वाला था, थोड़ा सा अच्छा था, तो ये आने के चांसेस हैं। अगर वो आ भी जाता है तो वो तो आप इजिली कर ही लोगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है क्लोज। हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस ओवरऑल अटेम्प्ट कर लिए हैं इस चैप्टर से जितने आने हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं ये जो रेशनल प्रूफ करने वाले आते हैं ना, यही आने के चांसेस हैं 90 to 95%। इनकेस अगर कोई भी आता तो मैंने सारे टाइप्स यहाँ पे करवा दिए। आई होप आपकी अब जो रूट वाली समस्या है ना वो ऑलमोस्ट चीजें रेशनल इरेशनल क्या होता है, ये क्या होता है, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो गई होंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैं रूट को सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ, रूट को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है 3√2 को अगर मल्टीप्लाई करना है 6√2 से, या 3√2 को ऐड करना है 6√2 से, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि 4√2 है और 6√3 को मल्टीप्लाई करना। तो जहां रूट आ जाता है ना वहां बच्चों को क्या होने लगती है, कंफ्यूजन। क्या होने लगती है, कंफ्यूजन। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, क्लियर करना है, क्योंकि वो हमेशा ये कंफ्यूजन रहेंगी और आपको ना बोरिंग करेगी मैथ आपको। अगर इस पे आपने कमांड कर ली तो आपको मैथ जहां पे रूट आके आप डर जाते थे वहां डरेंगे नहीं, वहां बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका होने वाला उसमें मैं सर्ट्स पढ़ाने वाला हूं, यानी यही नंबर्स जो भी मैंने बताए थे, √3 √4, इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन या रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है वो कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप इसकी एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।